महाराष्ट्र और झारखंड में जीत के साथ ही देश के कई हिस्से में हुए उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं। लेकिन इस जीत से ज्यादा लोगों के हार के चर्चे हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव हारने वाली पार्टियां चाहकर भी ईवीएम को दोष नहीं दे रही है। इस बार ईवीएम बदनाम नहीं हुई। भले ही एक प्रदेश में बीजेपी तो दूसरे में विरोधी का खाता खुल गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में कीर्तिमान रच दिया है। झारखंड में हेमंत की वापसी ने तय कर दिया कि बीजेपी का एजेंडा झारखंड में नहीं चला। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का वादा एकजुटता पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। इसके साथ ही कई राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे भी बेहद चौंकाने वाले हैं। बिहार में एनडीए को सबसे बड़ी सफलता मिली तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी को वोट मिला और नतीजा बीजेपी उम्मीदवार की जीत विपक्ष के नेताओं को हैरान कर रहा। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा बेचैन किया हुआ है। अखिलेश यादव इस चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, बस घर की लाज बचाने में सफल हो पाए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बाकी जिन प्रदेशों के अंदर असम, सिक्किम, इन सभी जगहों पर सबसे ज्यादा जो फायदा पहुंचा है वो बीजेपी को पहुंचा है। हालांकि बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले भी फाइट दिया और अब भी फाइट दिया। केवल एक बंगाल की एक ऐसी सीट है जो चुनाव में बीजेपी को सीधी टक्कर देते हुए दिखाई पड़ रही है और बीजेपी का असली मुकाबला भी अब लग रहा है कि बंगाल और झारखंड में ही है। खैर, हमारे साथ 3 सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ अमित जी हैं और प्रिंस है। पूरे दिन चुनाव अपडेट, चुनाव से जुड़े हुए बाइट रिएक्शन पे हम लोग आज काम करते रहे, लेकिन अब वक्त है समीक्षा की। शुरुआत करेंगे हम महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार पे आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे बिहार और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो होने वाले भविष्य में चुनाव है, इनका भविष्य तय करने वाला माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि इस चुनाव के जो नतीजे सामने आएंगे वो तय करेंगे कि कौन जो है भविष्य अपना किस तरफ देख रहा है। और इस चुनाव के नतीजों के बाद यह भी स्पष्ट हो गया कि आने वाले चुनाव के ठीक पहले कई बड़ी पार्टियों के अंदर, कई राजनीतिक पार्टियों के अंदर बड़े फेरबदल होंगे। कुछ अपने छोड़ के जाएंगे, कुछ नए और पुराने आएंगे। अमित के पास सबसे पहले चलते हैं। अमित जी, महाराष्ट्र में प्रचंड जीत कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह की महाराष्ट्र की राजनीति रही है और चर्चे भी हो रहे थे, तो एक तो सबसे पहले तो तमाम जो जीत करके आए हैं उनको भी बधाई दे सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में की यही खूबसूरती होती है। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे थे कि इस बार कहीं कोई जो है आरोप इस तरह के नहीं लग रहे हैं जब रिजल्ट सामने आया है। लेकिन देखिए, संजय राउत को मैं सुन रहा था। संजय राउत कहते हैं महाराष्ट्र में कि देखिए, एनडीए की जो इतनी बढ़त वहां पर मिली है, उसको वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जनता जो है, जनता का वोट नहीं है। ये एक सवाल वो खड़ा करते हैं, अपनी बात वो रख रहे हैं, मीडिया को संबोधित कर रहे थे। संजय राउत के बयान में उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से बढ़त मिल रही है, बिल्कुल, और ऐसे में जब बाला साहब ठाकरे ने जिस पार्टी को सींचा था, उस पार्टी पर कब्जा करने वाले जो विश्वासघाती हैं, क्या महाराष्ट्र के लोगों ने उनको वोट कर दिया? ये सवाल था संजय राउत का। तो वो आरोप लगा रहे थे कि क्या महाराष्ट्र के लोगों ने विश्वासघाती को वोट किया है, ये सवाल। लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है देश के अंदर, उम्मीद थी कि ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा जाएगा। लेकिन ईवीएम, हालांकि वो हार की समीक्षा की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि झारखंड के अंदर हमें जीत मिली है, इसके लिए हम बधाई देते हैं। महाराष्ट्र में हमारी हार हुई, इसकी हम समीक्षा करेंगे। लेकिन इसके पहले ईवीएम को दोषी बता दिया जाता था। बिल्कुल, अभी भी कहा जा रहा है। इस बार लेकिन थोड़ा सब नेता देखिए इससे बच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं, आप देखिए बिहार की भी बात करेंगे, झारखंड की भी चर्चा होगी, क्योंकि सब जगह रिजल्ट आए हैं। अब झारखंड में फिर क्या कह पाएंगे, तो ये थोड़ी मुश्किल है नेताओं को, ये तमाम राजनीतिक दल को, और विशेषकर इंडिया गठबंधन से जैसे पिछली बार होती थी, या जब भी चुनाव होता था, रिजल्ट जब सामने आते थे, तो पहला होता था कि ईवीएम पर जो है ठिकरा फोड़ा जाता था कि अगर उस तरह की बातें या मना अनुकूल जो अगर बातें नहीं होती थी, रिजल्ट सामने नहीं आता था, तो ईवीएम पर जो ठिकरा फोड़ा जाता था। लेकिन इस बार क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं, बिहार पर अगर वो बोलेंगे तो फिर झारखंड में क्या जवाब देंगे? अगर झारखंड में, क्योंकि देखिए झारखंड में जिस तरह से आप देखिए कि हेमंत सोरेन की फिर से सरकार बनने जा रही है, और
पूर्ण बहुमत में उसकी सरकार बनेगी, हालांकि निर्दलीय भी एक वहां से जीत पाए हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं वो चीजें अलग हो गई, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस बार तमाम जो राजनीतिक पार्टी है वो अपना जमीन बनाने में कितना वो जो है साबित कर पाए जनता के बीच, अपनी बात कितना कह पाए चुनावी सभा के दौरान। क्योंकि देखिए, चुनावी सभा जब होती है, आम सभा जब होती है और चुनावी सभा जब होती है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो पार्टी के नेता है, स्टार प्रचारक हो या पार्टी के बड़े नेता हो, वो पार्टी के द्वारा किए गए काम, सत्ता में है, सरकार में है तो आप आपने क्या कुछ काम किया है वो बताना होता है, विपक्ष में है तो आप सरकार में की जो खामियां होती है उसको बताना होता है। तो देखिए, चुनाव प्रचार में ये जब जरूर चर्चा का विषय होगा कि जब चुनाव प्रचार में नेता गए तो उन्होंने क्या बातें रखी और वो जनता के बीच कितना अटैच कर पाए। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र के जो चुनाव के नतीजे हैं, 288 विधानसभा सीट वाले महाराष्ट्र में 223 सीटें अकेले महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन को मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, और इस बीच जो मिली हुई सीटें, और मात्र 55 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आई है। जो महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी गठबंधन था, उसे मात्र 55 सीटें, बहुत हैरान करने वाला, चौंकाने वाला महाराष्ट्र का नतीजा था। खैर, अब नतीजे सामने आ चुके हैं और देश ने इसे कबूल कर लिया। बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की सीट पर बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी ने उम्मीद भी नहीं किया था कि इस तरीके के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन नतीजे आए और नतीजे हैरान करने वाले हैं। लेकिन इन दोनों जीत और हार में एक चीज सबसे बड़ा कॉमन रहा, फैक्टर रहा, कि दोनों जगह ही चुनाव के दौरान वादे किए गए थे, मुफ्त में राशन और लोगों के खाते में पैसे भेजने की गारंटी जो दोनों गठबंधन के द्वारा दी गई थी। झारखंड में हेमंत सोरेन की गारंटी पर लोगों ने भरोसा जताया, तो झारखंड में हेमंत सोरेन 156 सीट, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो था झारखंड के अंदर, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है, वो जीत गया अमित जी। और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन जो था वो जीत गया। बीजेपी अकेले 133 सीटों के आसपास का जो आंकड़ा है वो निकल के सामने आया। या पूरे महायुति को लीजिए, ये 223 का आंकड़ा अगर देखिए तो किस तरह से वहां पर अगर बीजेपी प्लस यानी महायुति की बात करें महाराष्ट्र में, तो देखिए 223 जो है का आंकड़ा वो छूता हुआ महाराष्ट्र में दिख रहा है। और देखिए कि झारखंड में इसी तरह से इंडिया गठबंधन का देख लीजिए कि किस तरह से वो जो है पूरी तरह से लीड की है, बैलेंस किया गया है, एक प्रदेश आप ले लो, एक हम ले लेंगे, बिल्कुल बैलेंस किया गया है। और सबसे बड़ी बात आप कह भी रहे थे कि देखिए झारखंड की अगर बात करेंगे तो देखिए किस तरह से एनडीए के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री मोदी की सभा होती है, अमित शाह कैंप करते हैं, और हेमंता बिस्व शर्मा को पूरी तरह से लगाया गया था, एक जिम्मेदारी दी गई थी। और हेमंता बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री है, लेकिन वो झारखंड में जो है कैंप किए हुए थे, झारखंड में वो रह रहे थे पूरे चुनाव के दौरान जो है। और शिवराज सिंह चौहान को भी लगाया गया था। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इतना बड़ा कद, हालांकि यूपी में भी चुनाव हुआ, उपचुनाव हुए, लेकिन योगी आदित्यनाथ का भी भाषण हुआ। और फिर समझिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की जो जनसभाएं हुई, चुनावी सभा हुई, और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है आदिवासी समाज को लेकर के कई सारी योजनाओं को लेकर के चर्चा हुई, उस पर बात की गई। और देखिए कि जिस तरह से ये बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भी जो है कार्यक्रम रखा गया, और एक बड़ा कार्यक्रम, और उसमें तमाम लेकिन झारखंड के लोगों ने भरोसा नहीं जताया। बिरसा मुंडा के भले ही सिद्धांतों पर चलने की बात बीजेपी ने की। प्रिंस के पास चलते हैं, बिहार की चर्चा कर रहे थे। बिहार के 4 सीटों के नतीजे प्रिंस जिस तरीके से सामने आए, वो चुनाव के नतीजे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के एम समीकरण को सीधे तौर पे जो है पर्दाफाश कर दिया है। जो लालू प्रसाद यादव अपनी ताकत बताया करते थे या तेजस्वी यादव, वो ताकत का एहसास हो गया है कि यादव भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं, मुसलमान भी नहीं। देखिए, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव तरारी जो हॉट सीट था वहां पे कैंपेन कर रहे थे, वहां पे तेजस्वी यादव ने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया लोगों के बीच में। लालू प्रसाद यादव एक सिंगल सीट था जहां पर जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। बेलागंज भी गए थे, बेलागंज भी गए थे, बेलागंज गए थे। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के कैंपेन करने के बाद बेलागंज में करारी हार होती है, तो कहीं ना कहीं से साफ तौर पे इसको देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव जिस समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे थे, माई समीकरण को, कहीं ना कहीं अब वो समीकरण अब टूटता हुआ दिख रहा है। प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे थे कि लालटेन का तेल खत्म हो गया है, सिर्फ बत्ती जल रही है।
तो तेल तो खत्म हुआ। मुसलमानों ने बता दिया है कि मुसलमानों की हिमायती बनिएगा, मुसलमानों को तवज्जो नहीं दीजिएगा तो मुसलमान आपके साथ नहीं रहेंगे। मुसलमानों ने अपने माइंडेड से साफ कर दिया है, क्योंकि देखिए बेलागंज के चुनाव के नतीजे देख लें, या फिर आप इमामगंज के चुनाव के नतीजे देख लें, या फिर तरारी और जो रामगढ़ की बातें कर लें, ये हारने वाली जो सीटें हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की ज्यादातर सीटें थी, और हारने वाली सीटों में इमामगंज तो फिर भी एनडीए उससे पहले बाजी वहां पर थे, तो वो बहुत फैक्टर नहीं। लेकिन दो सीट, दो मेरा जो अपना देखिए आकलन है या जो देख रहे होंगे कि देखिए बेलागंज और रामगढ़, ये दो सीट को लेकर के मैं ज्यादा ये सोच रहा हूं कि ये तो गढ़ था ना आरजेडी का पूरी तरह से गढ़। रामगढ़ तो देखिए किस तरीके से रामगढ़ के अंदर तो ये कैसे छिड़ गई? रामगढ़ के अंदर भले ही उम्मीदवार बीजेपी की जो जीत हुई है, लेकिन बीजेपी के जीत से ज्यादा चर्चे बहुजन समाज पार्टी और मायावती के उम्मीदवार के हारने की हो रही है। और ये हार लोगों को मतलब जीत से ज्यादा सुकून दे रहा है। ये हार बता रहा है कि जिस पार्टी का कोई बड़ा चेहरा बिहार में नहीं हो, ना उसके कोई स्टार प्रचारक पहुंचे हो, ना ही जिस पार्टी का कोई शोर शराबा हो, बहुजन समाज पार्टी हाथी का कद बड़ा था, शोर बिल्कुल नहीं था, और आरजेडी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। ये समझिए, बिल्कुल, जहां से जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, सुधाकर सिंह उनके बेटे, वो विधायकी उनकी रही, फिर वो सांसद बन जाते हैं। मतलब यहाँ बयानों का खूब बौछार हुआ, लाठी से पीटेंगे, बिल्कुल, फिर भी वोट नहीं पड़ा। बीजेपी अंतिम दम पे मत सोचिए कि जो चुनाव के नतीजे हैं कि आखिरी के 2 राउंड में बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। शुरू से लेकर 8वें राउंड तक बीएसपी के उम्मीदवार जीत रहे थे, और 2 टेबल के जो फैसले हैं वो उनको हार का मुंह दिखाया, और वो जीत जाते तो सीधे तौर पर बीजेपी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये देखिए ना कि चुनाव के दरमियान मैं 2 चीज को और कोट करना चाहूंगा कि क्योंकि गणेश आप तो जाते रहे हैं, तमाम जो है बीट को कवर करते हैं, आप लालू प्रसाद यादव को देखेंगे कि 2020 के विधानसभा जब चुनाव हुए थे बिहार में, तो उसमें लालू प्रसाद यादव चुनावों से बचते रहे, वो अमूमन जो है नहीं जाते थे। पोस्टर को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े जो पोस्टर है उस पर जो है लालू प्रसाद यादव का तस्वीर नहीं दिख रहा है, और तेजस्वी यादव उसमें A to Z की बात कर रहे थे, और ऐसा कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव एक छवि को, राजद की जो पुरानी छवि है उसको बदलना चाह रहे हैं। आप लोकसभा की चुनाव अगर देखेंगे तो लोकसभा की चुनाव में भी लालू प्रसाद यादव की 2 बेटी लोकसभा की चुनाव लड़ रही थी, तो एक जो कह सकते हैं पारिवारिक मजबूरियां होती है, बेटी है तो एक स्नेह है, लेकिन और अस्वस्थता भी। लालू प्रसाद यादव इसके अलावा वो कहीं नहीं गए, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की जो रैली होती है वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से अस्वस्थ जबकि है, लेकिन फिर भी वो तमाम जगह जाते हैं, जनसभाएं करते हैं। अमित यह दुर्भाग्य है कि लालू प्रसाद यादव ने जहां प्रचार प्रचार किया वहां हार हो गई जनता दल की। देखिए, सुभाष यादव के लिए लालू प्रसाद यादव पटना से बाई रोड पहुंचे थे, और ये सीट लालू प्रसाद यादव के उम्मीदवार हार गए। जिसके लिए लालू प्रचार करने गए हों वो चुनाव हार गए हों। बेलागंज में भी लालू प्रसाद यादव ने चुनाव प्रचार किया। मुसलमानों को एकजुट करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने व्यक्तिगत तौर पर वहां के मुसलमानों से 1-to-1 मुलाकात। बिल्कुल। और इसके अलावा एक फैक्टर और कि ओसामा साहब यानी शहाबुद्दीन साहब के बेटे, शहाबुद्दीन साहब की पत्नी, वो दोनों को जोड़ने की कवायद जो इसी मतलब ऐसा ही मुस्लिम वोट को जोड़िए। अमित, यही नहीं, मुसलमानों को एकजुट करने के लिए हिना साहब और ओसामा को वापस राष्ट्रीय जनता दल लाया गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनको पिछले कई महीनों से एक किनारे लगा दिया गया था, उनको विधान परिषद में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तक दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुसलमानों का वोट बैंक जो लालू के हाथ से खिसक गया है उसे वापस लालू नहीं ला पाए, जो तेजस्वी यादव को नहीं मिल रहा था। यादव का वोट, हम आपको बता दें कि बेलागंज विधानसभा सीट पर यहाँ 2 यादव उम्मीदवार थे। मनोरमा देवी जेडीयू से थी और विश्वनाथ राष्ट्रीय जनता दल से थे, और इनके पिता 5 बार से ज्यादा वहां से 7 बार वहां विधायक, मतलब कह सकते हैं कि 3 दशक से एक बार वो जेडीयू के टिकट पर थे और बाकी वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से थे, और इसके बावजूद वो अपनी सीट, अपनी विरासत अपने बेटे के लिए नहीं बचा पाए। यहाँ परिवारवाद जो है वो चुक गया। नहीं, परिवारवाद की तो जीत हुई है। परिवारवाद की अगर हार की बात करते तो इमामगंज में जीतन राम मांझी अपनी बहू को नहीं जितवा पाते। परिवारवाद की अगर बात होती
तो संतोष सुमन अपनी पत्नी को नहीं चुनाव जितवा पाते, और परिवारवाद की बात होती तो ज्योति मांझी अपनी बिटिया को चुनाव नहीं जितवा पाती। यह अगर परिवारवाद की बात तो लोग कहते हैं, या फिर कहे कि नौजवानों को परिवारवाद पसंद नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई राजनीति में परिवारवाद नहीं। देखिए, परिवारवाद, सुनील पांडे उनके बेटे चुनाव जीत गए, विशाल प्रसाद चुनाव जीत गए, तो परिवारवाद कोई फैक्टर नहीं रहा। फैक्टर ये रहा कि वोटरों ने एक ही व्यक्ति को भरोसा नहीं जताया, एक ही व्यक्ति पर भरोसा नहीं वो कर रहे हैं। यादव और मुसलमान, जिनके वो सबसे बड़े हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ही साथ छोड़ दिया। बिल्कुल प्रयोग बिहार के उपचुनाव में प्रयोग हो रहा है, और ये प्रयोग नेता नहीं कर रहे हैं अमित जी, ये प्रयोग वोटर कर रहे हैं। और इस बार के प्रयोग के जो नतीजे हैं वो निकल के सामने आया, जो चारों सीट पर चौंकाने वाले नतीजे। और देखिए, अब आरजेडी को तो समीक्षा करनी पड़ेगी कि आपके जो कोर वोटर है, आप माय समीकरण की बात करते रहे, मुसलमान और यादव, लेकिन वो दरकता हुआ दिख रहा है, दरक गया, दिख नहीं रहा, वो दिख रहा है। 4 सीटों पर हार से स्पष्ट हो गया कि वो आपके हाथ में नहीं है। प्रिंस, आज जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी नेताओं से आपने कई बार बातचीत की, क्या उत्साह था उनका? देखिए, ऑफ कैमरा उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से बेलागंज में 2 यादव के बीच में से लड़ाई हुई, मुसलमान वोटर खिसक गए लालू प्रसाद यादव के नजरों के सामने से, और रामगढ़ में 2 राजपूतों के लड़ाई के बीच में यादव वोटर खिसक गए बीएसपी के तरफ। तो कहीं ना कहीं जो टिकट जो इन्होंने दिया था, वो कहीं ना इनका निर्णय गलत था, और जो इन्होंने उम्मीदवारों को रिपीट किया था, और उस उम्मीदवार को लेकर लगातार राजद के कार्यकर्ता ही नाराज थे। तो वो बात अब सामने खुल रही है। प्रिंस, अब रामगढ़ की बात करें तो यादव तो यहाँ भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं रहा, तब तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के साथ चले गए, और यादव यहाँ उम्मीदवार नहीं था किसी पार्टी से, राजपूत उम्मीदवार थे। तो राजपूतों ने बेलागंज में वोट नहीं किया। कहा जा रहा था कि अगड़ी जाति के वोटर, अगर भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण अगर राष्ट्रीय जनता दल को वोट करते हैं तो विश्वनाथ जी जाते हैं, लेकिन अगड़ी जाति के वोटर बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ रहे, और नतीजा कि यादव होने के साथ मनोरमा देवी को अपना जो वोट बैंक था ही, उसके साथ उनको वोट मिल गया अगड़ी जाति के वोटरों का। और अगड़ी जाति में भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत खुलकर जो है नीतीश कुमार के साथ है, बीजेपी के साथ, और उन्होंने वोट किया, और नतीजा मनोरमा देवी चुनाव जीत गई, और अंतर भी अच्छा खासा रहा। और इमामगंज की बात करें तो यहाँ भी कमोबेश वही हुआ। जीतन मांझी के जो उम्मीदवार है, हालांकि वो रिजर्व सीट है जी, वहां पर जीतन मांझी की बहू जो चुनाव लड़ रही थी, वो सीधे तौर पर शुरुआती में वो पिछड़ती हुई दिखाई दी, लेकिन चौथे 5वें राउंड के बाद उन्होंने बढ़त बढ़ाई और बढ़त सीधे जीत में तब्दील हो गई। तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी मुसलमानों ने एक फैक्टर किया, और बेलागंज में मुसलमानों ने यह बता दिया कि जो जीत और हार का अंतर है। देखिए, तीसरी पार्टी के उम्मीदवार जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, उन्होंने पूरा गेम ही बदल दिया, और उनको जो मिले वोट है, अगर वो जोड़ दिया जाए तो विश्वनाथ चुनाव जीत सकते थे। लेकिन मुसलमानों ने अपना रास्ता खुद देख लिया है, और मुसलमानों ने साफ कर दिया कि अब हम आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। यादवों ने कहा कि अब हम आपके बंधुआ मजदूर नहीं, कि आप मेरे ऊपर किसी भी उम्मीदवार को लाके ठोक दीजिएगा, या यादवों ने यह कहा कि अगर हमें राजपूत वोट नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे यहाँ पर आपको वोट कर देंगे। देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया था, लालू प्रसाद यादव ने खुद रास्ता दिखाया था कि जितनी आपकी संख्या है उतनी आपकी हिस्सेदारी मिलेगी। तो लोकसभा में जिस तरह से 6 कुशवाहा 7 कुशवाहा को टिकट दिया गया, तो मुसलमान उस चीज को भाप रहे हैं कि अगर हमारी जनसंख्या है तो हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और लगातार बेलागंज हो, चाहे सुधाकर सिंह के भाई हो, उनके प्रति नाराजगी रही है, आरजेडी कार्यकर्ता हो या चाहे वहां के क्षेत्रीय जो लोग हैं, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद ये लोग उम्मीदवार नहीं बदलते। फिर मुसलमानों और यादव ने भी अपने अपने रास्ते बनाए, क्षेत्र में बनाए हैं। तो ये सीधे तौर पे कि प्रयोग जो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में जो किया था कि यादव और मुसलमानों से ज्यादा कुशवाहा कुर्मी पर भरोसा करना है, ये उनके लिए फायदेमंद रहा जी। तो कुशवाहा और कुर्मी को यहां नजरअंदाज करना राष्ट्रीय जनता दल की सबसे बड़ी चूक हुई, और नतीजा विधानसभा के जो उपचुनाव हुए इन चारों सीटों में से उम्मीदवार चयन में कहीं भी कुशवाहा कुर्मी को जगह नहीं दी गई। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से शिकस्त, और तेजस्वी यादव का जो सपना था, जिसको कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल मैच है, ये सीधे तौर पे फाइनल मैच के पहले का प्रयोग है, अगर यहाँ सफल रहे तो आगे भी सफल हो जाएंगे। तो इस प्रयोग के असफल होने से यह साफ हो जाता है कि तेजस्वी का सपना जो 2025 में वो देख रहे हैं
वो देखिए, अब अंधकार में दिख रहा है। तेजस्वी यादव जिस तरह से A to Z की बात करते रहे, लेकिन देखिए माय समीकरण तो राजद का पहले से रहा है, और किसी भी पार्टी के लिए जो है गणेश, जो उसके कोर वोटर है होते हैं वो मायने होते हैं, और वही उसका जो फाउंडेशन होता है वही उसका बेस होता है। अमित, वो वही जब तरह का। अब जो चीजें सामने आ रही है, जिस तरह से आरजेडी ने अपना गढ़ जो है गंवा दिया, उससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि देखिए मुस्लिम आरजेडी के से कहीं ना कहीं दरक रही है, और यादव ये भी दरक रही है, और इस पर मुझे लगता है कि अब आरजेडी को एक विचार करने की जरूरत है, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव होने। तरारी में यादव उम्मीदवार था, माले का, बिल्कुल वो सेकंड नंबर पे था, फाइट दे रहा था, बिल्कुल। उसे यहाँ पर किसका सपोर्ट नहीं मिला, 2 दफे से वह चुनाव जीता जा रहा था, माले जैसी पार्टी को वहां वोट नहीं मिला, तो यहाँ किसने वोट नहीं किया? तो तरारी में जो वहां के कुशवाहा समाज के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिए, या मुसलमानों ने वोट नहीं किया, क्योंकि अगड़ी जाति का वोट तो एकमुश्त था, वो बीजेपी कैंडिडेट को मिल रहा था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो वोटर थे वो तरारी में माले के वोटरों के साथ मिलकर पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए और ना ही वोट दे पाए, तो ये तरारी की हार हुई। रामगढ़ में 2 राजपूत लड़ गए और यहाँ यादव ने तीसरा मोर्चा बना दिया, और यादव उम्मीदवार जो बहुजन समाज पार्टी के थे वो जीत के करीब थे और वो निर्णायक हुए, और उन्होंने जितना वोट, मतलब अगर वो वोट अगर सरप्लस कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है रामगढ़ के अंदर। यादव ने वहां पर बहुजन पार्टी को चुन लिया, बहुजन समाज पार्टी को चुना, लेकिन आरजेडी को नहीं दिया। मैं वही कह रहा हूं, कितनी बड़ी बात, मैं वही कह रहा हूं। वहां पे आरजेडी से उनकी दुश्मनी नहीं, तो उनकी सुधाकर सिंह के परिवार से। बिल्कुल, यहाँ राजपूत और यादव की लड़ाई, आप है, प्रदेश अध्यक्ष आप, विधायक भी आप। क्योंकि आप बेला का जाते हैं तो यहाँ यादव वर्सेस यादव की लड़ाई में राजपूतों ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं किया, तो राजद को अगर बेलागंज में वोट नहीं मिलता है राजपूत का, तो राजपूत का वोट जहां रामगढ़ में मिल रहा था वह यादवों ने इनकार कर दिया। तो कोऑर्डिनेशन A to Z बनाने की बात आप करते हैं, लेकिन MY समीकरण जो आपका बेस है वही कमजोर हो जाता है, और वही आपके ऊपर भरोसा नहीं करे, और नतीजा आपके सामने है। इसके अलावा एक चर्चा इसमें और करेंगे, क्योंकि देखिए MIM को, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के भी बातें हो रही हैं, अगर उस वोट को भी जोड़ दे तो बहुत कुछ ओवैसी बहुत फैक्टर नहीं रहा। ये भी स्पष्ट कर ओवैसी दे के वोटरों की बात करें तो तकरीबन 3 से 4 हजार या 2700 आसपास वोट लेके आए हैं सब सीटों पे, तो ओवैसी पहले भी फैक्टर नहीं रहा। सीमांचल के इलाके में 2020 के समय वो फैक्टर थे, लेकिन यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं रहा। इस बार मुसलमानों ने अपने लिए खुद उम्मीदवार तय कर लिया, और वो किसी पार्टी से नहीं बल्कि वो उम्मीदवार बेस पर वोट कर रहे थे। उनको लगा कि मेरा उम्मीदवार जो है हमारे समाज से, हमारे मजहब से ताल्लुक रखता है और जिताऊ उम्मीदवार है, तो उन्होंने उसके साथ जाने का फैसला किया, और उन्होंने हार जीत का वो नहीं सोच रहे थे। उनका था कि हम मैसेज देंगे कि हम केवल थोपे हुए फैसले के साथ नहीं रहेंगे, और नतीजा सामने है। लेकिन देखिए ये तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से रिजल्ट जो आए हैं, ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि आपके अगर कोर वोट अगर दरक जाएंगे, A to Z तो बाद में है, आपके कोर वोटर MY ही हैं, और इस चुनाव में, उपचुनाव में 4 सीटों पर यही समझ में आ रहा है कि जो आरजेडी के कोर वोटर हैं वो पूरी तरह से दरकता हुआ दिख रहा है, और अगर आरजेडी इस पर समीक्षा अभी नहीं करती है, और इसके अलावा अगर ठीक है प्रत्याशी को लेकर के भी बातें होती है, लेकिन कहीं न कहीं पकड़ कमजोर हुई है, ये एक बड़ी चुनौती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित और प्रिंस आपका भी, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन बता दें आपको कि लालू के हाथों से यादव और मुसलमान इस बार फिसल चुके हैं। कुशवाहा कुर्मी पर भरोसा तेजस्वी यादव और लालू यादव का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो सफल रहा, लेकिन उपचुनाव में उनको नजरअंदाज करना राष्ट्रीय जनता दल को काफी जो है वो मुसीबत में डाल दिया। तेजस्वी यादव अपनी साख नहीं बचा पाए। इधर हेमंत सोरेन तो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन नई जिम्मेवारी और चुनौतियों के साथ उनके किए हुए वादे उनको मुसीबत में डाल सकते हैं। अब महाराष्ट्र की बात है। महाराष्ट्र में नई सरकार में भूमिका किसकी सबसे ज्यादा होती है वो देखना दिलचस्प होगा। क्या बीजेपी अपने किए हुए वादों को निभाएगी, या सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ सबसे बड़े कुर्सी पर बैठेगी? फिलहाल अखिलेश यादव के हाथ से समाजवादी पार्टी का झंडा जो है वो भले ही बुलंदी से लहरा रहा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के हाथों से वही हाल हो रहा है जो बिहार में लालू के हाथों से हो रहा है। यहाँ भी मुसलमान वाले मुस्लिम बहुल इलाके में मुसलमानों के गढ़ में बीजेपी की जीत अखिलेश यादव के राजनीतिक वोट बैंक वाले जमीर को जगा कर रख दिया है। अखिलेश को भी विचार करना होगा, नए सिरे से समीक्षा करनी होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर आरोप सिस्टम पर लगा है,
लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच ईवीएम बदनाम होने से बच गई और लोकतंत्र की जीत हुई। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।